नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आईपा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, इस मंच पर आपका स्वागत है। आईपा एक ऐसा संगठन जिसका मकसद प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना और अक्रॉस द पार्टी लाइन अलग अलग पार्टी के लोग सबकी एक भूमिका रही राजनीति को एक मुकाम तक पहुंचाने की, लेकिन आगे भी राजनीति कैसे जन सरोकार की हो, कैसे राजनीति का स्तर ऊंचा हो, इस पर सोचने का ये एक मंच है। इस पर हम लगातार विशिष्ट लोगों से बातचीत करते हैं, उनको अपने साथ एसोसिएट करते हैं और उनसे सुझाव लेते हैं कि कैसे आईपा प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगा। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं तेज तर्रार विधायक भारतीय जनता पार्टी के लोनी से, जो अपनी आवाज़ के लिए, अपने अंदाज के लिए, अपने विचारों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुर्जर जी, आपसे एक सवाल बनता है, शुरुआत यहीं से करते हैं कि राजनीति जो है, राजनीति कई लोग चिंता करते हैं कि इसका स्तर गिर रहा है, कई लोग चाहते हैं कि राजनीति का स्तर ऊंचा हो। आप आईपा के इस कोशिश को लेकर कि राजनीति के स्तर में सुधार आए, क्या सोचते हैं? राजनीति जो है, जिस तरह का एनवायरनमेंट हुआ और पिछले लंबे साल जो कालखंड है राजनीति का, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी साख गिरी, और पॉलिटिकल के साथ साथ जो हमारा अधिकारियों का जो एक लेवल था, जो एक इमेज थी, वो भी साथ साथ डैमेज हुई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो इसके कारण बहुत गिरावट आई। एक समय ऐसा था जो पॉलिटिकल लोगों को लोग भगवान मानते थे, ये मानते थे कि अगर वहाँ जाएंगे हम लोग तो हमारी मदद होगी। और कई तो इतने बड़े नेता हुए कि अगर वो कहीं से निकलते थे, लोग उनकी मिट्टी को, जो है पैरों की मिट्टी को माथे से लगाते थे, इतना लोगों का भाव होता था। और पॉलिटिक्स तो ऐसा नहीं कि अभी कोई नई बात है, पॉलिटिक्स तो घर से चलती है, राजनीति हर जगह है, राजनीति ऑफिस में जी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एक समय था जब नेता आदर्श हुआ करते थे, उनके पग की धूलि को भी लोग माथे से लगाया करते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, वजह जो असली बात यह है कि तो लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है। लोगों का जो सोशल मीडिया, तमाम जितने भी मीडिया के स्तर हैं, चाहे वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया है, वो इतना ज़्यादा एक्टिव हुआ है कि लोगों ने ये कहीं सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा एक्टिव होगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह का माहौल बना है लोगों के, जो ख़ास तौर से दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है। वो कई चीज़ हैं, बेरोज़गारी की समस्या को लेकर के हो सकता है, और कई चीज़ें एजुकेशन को है, लोग जो चाहते हो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के जो दिमाग में कहीं ना कहीं गुस्सा है, वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मोस्टली जो है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो घर की बात कर लें, ऑफिस की बात करें, या राजनीति में जो लोग चुने हुए हैं, या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी पार्टी या संगठन में, हम लोगों में कहीं ना कहीं वो समाज के साथ साथ, चाहे वो नेता हैं या दूसरे लोग हैं, कहीं ना कहीं जो मूल्य हैं उनमें गिरावट आई है। हम लोगों ने, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो जिस तरह से जो परिवार टूटे हैं और लोगों ने अकेला रहना शुरू कर दिया है, हम लोग अपनी जड़ों को नहीं समझते, हमें अपने विचार का पता नहीं है। तो आदमी जिस तरह से भागदौड़ में दौड़ रहा है, तो वो एकदम से सारा रिजल्ट चाहता है। और जो राजनीति में भी जिस तरह से सेवा का भाव होता था कि हम लोग राजनीति में हैं तो हम लोगों की सेवा करेंगे, और उसको राजनीति को वो इबादत मानता था कि ये राजनीति नहीं है, मैं ये भगवान का काम कर रहा हूँ। तो एक एक व्यक्ति की चिंता करता था और ये सोचता था कि मेरे ऊपर कोई दाग ना लग जाए करप्शन का या मेरे करैक्टर का। तो लोग इसलिए उसको आदर्श समझते थे। हुआ क्या कि राजनीति को जो बिजनेस मान लिया गया। लोग पॉलिटिक्स में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, या जो बड़े बड़े भूमाफिया थे, वो लोग, या जो अपराधी माफिया थे, उन्होंने एंट्री की। और एक दौर तो ऐसा आया कि राजनीति के नाम से लोगों को नफरत होगी। अगर कोई कुर्ता पहन के चलता था, तो जो यूथ है, जो आज बहुत इस देश के लिए काम कर रहा है और जो बहुत हाईटेक भी है, जो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसको एकदम उसके दिमाग में एक ऐसी विचारधारा बनी कि पॉलिटिकल लोग, अगर किसी ने कुर्ता पजामे वाले को देख लिया, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो चुना हुआ है बिना चुना हुआ है, तो वो मानता था कि ये बदमाश अपराधी जा रहा है। ऐसी
जी, आप एक महत्वपूर्ण बात और कर रहे हैं कि जो नेता हैं उनके बारे में छवि समाज में खराब हुई है। एक बात महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो पॉलिटिक्स हुई, उसमें ज़मींदार आए, पैसे वाले लोग आए लीडरशिप में, लेकिन आज अब जिनके पास बहुत पैसा है, हमारी सदन का 70 प्रतिशत हिस्सा जो है अरबपति है, करोड़पति है, तो धनवानों का जो है सदन में प्रतिनिधित्व बढ़ा है। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति जनता से कट गई है और अमीरों के हाथों में चली गई है? देखिए, धनवान होना तो अच्छी बात है। धनवान कोई व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद इसके ऊपर होता है। लेकिन धनवान तो जो पहले लीडर्स थे, बड़े लीडर्स थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति जो इतने हाईली एजुकेटेड थे, पहले आईसीएस थे। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो ग्राउंड से होनी चाहिए। एक जो आदमी कॉलेज की राजनीति हो, गरीब देहात किसान के बीच में संघर्ष करके अगर वो निखर करके आगे बढ़ता आता है तो मूल चीज़ को समझता है कि देश की समस्याएं क्या हैं, लोगों की दिक्कत क्या है, लोग क्या सोचते हैं। एक इस तरह की क्लास का एक व्यक्ति, मान लिया कल को राजनीति में हमारे बच्चे आएँ, उनके बच्चे आ जाएँ, तो उनको पता ही नहीं होगा कि हमने स्टूडेंट्स के लिए कितना संघर्ष किया, खेती में हमने काम किया है, हम किसान की क्या ज़रूरत है। उनको यही पता नहीं होगा कि कहाँ डीएपी डलना है, कौन सी फसल कब हम बोई जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो जो प्रैक्टिकल व्यक्ति है, इसलिए जो लोग संघर्ष करके, खासतौर से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से या आंदोलन करके, लोगों के लिए मदद करके, जो अनजस्टिस होता था, न्याय के खिलाफ, कहीं गरीबों को सताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के द्वारा, तो वो जो लोग किसी या तो किसी सामाजिक संगठन के द्वारा या राजनीतिक संगठन में काम करते हुए लोगों की मदद करते थे, तो स्वाभाविक रूप से वो लीडर होते थे और वो समझते थे कि असली मूल समस्या क्या है अंतिम व्यक्ति की, जो गरीब व्यक्ति है। अब एकदम से कोई एकदम पैरासूट की जो एक डेफिनेशन होती है ना, उससे वो आया आदमी, उसे पता ही नहीं है दुनिया में क्या है। अब मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा क्योंकि सब पार्टियों की बात है। अगर कोई ये कहने लगे कि लाल मिर्च किसान क्यों नहीं बीता है, ऐसे कई स्टेटमेंट्स आए हैं लोगों के, जो सोने को जो आलू जो है उससे सोना बन जाएगा, इस तरह के अगर स्टेटमेंट आते हैं तो इससे ये कोई उनकी गलती नहीं है। कोई लोग उन पर हंसे हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि वो उस वातावरण में रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो जो लोग जिनको जानकारी हो राजनीति में वो आने चाहिए हर फील्ड में। शहर के लिए शहर की जो जिस तरह की वहाँ की ज़रूरतें हैं, वहाँ का पॉलिटिशियन होना चाहिए, वो भी ग्राउंड लेवल से आना चाहिए। जो अंतिम व्यक्ति, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है देश में राजनीति का, कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको हम लोग, जो टॉप पे व्यक्ति है उसके बराबर नहीं ले जा सकते, तो कम से कम उसको इतना खड़ा कर दें कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जिससे कि जो देश की जो तरक्की और भारत जो है, जो गरीब जो देश था वो विश्व गुरु बन सके। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की हैं। लेकिन राजनीति में एक और ऐसा आया है, वो कोई किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। हमारी जो मेरी मूल पार्टी है बीजेपी, उसमें कम से कम ये ज़रूर है कि एक व्यक्ति जो संगठन में कार्य करता है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या कोई आम कार्यकर्ता हो, और मेरा जैसा कार्यकर्ता भी, हम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद जब हमने देखा कि यहाँ तमाम गाय कटती हैं और ये अनजस्टिस हो रहा है, लोगों को फर्जी जो जेल भेजा जाता है पुलिस के द्वारा, अपराधी बना दिया जाता है, तो हम सब कुछ छोड़ने के बाद स्ट्रगल किया, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स और लगातार संघर्ष किया, दर्जनों बार जेल गए। अब एक नया शिगुफा आया है कि जिस पर मुकदमा दर्ज होगा, चाहे वो पब्लिक के लिए लड़ते हो मुकदमा हो, आंदोलन का मुकदमा हो, उसको रोका जाए। तो ये एक जो क्लास है, वो क्लास चाहती है कि ऐसे लोग आएँ, क्योंकि जो आदमी संघर्ष करता है, वो जो एक पॉलिसी जो बनती है, गरीब के खिलाफ पॉलिसी बनती हो या कोई दूसरी चीज़ें इस तरह की देश में हो रही हैं कि जो व्यक्ति के उत्थान की हों, अनजस्टिस को रोकने की हों, तो वो ना बने और मज़े से हम लोग देश पे शासन करते रहें, तो ये मुझे लगता नहीं संभव नहीं है। लेकिन अब एक बदलाव हमें दिखाई दे रहा है कि यूथ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है। वो देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, भारत माता की जय कहता है, वो देश के बारे में सोचता है। तो एकदम से जिस तरह से सोशल मीडिया पे यूथ के अंदर हम जो राष्ट्रभक्ति देख रहे हैं, उससे लगता है कि राजनीति का स्वरूप बदलेगा। और जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, तो वो हर मुद्दे पर डिबेट करता है, अपनी बात को रखता है, बिना डर के रखता है। पहले लोग पॉलिटिकल लोगों के सामने बोलते नहीं थे, क्योंकि एक ऐसा दौर था भयंकर वो माफियाओं का, वो एकदम लगभग मिनिमाइज हुआ है। अब आने वाले समय में वो दौर रहने वाला नहीं है। तो जो लोकतंत्र वास्तव मजबूत होना चाहिए, उसमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, संघर्ष करने वाले कॉलेज की पॉलिटिक्स के नौजवान दोबारा आने शुरू हुए हैं। बीच का जो कालखंड था लगभग 30 साल का, वो बहुत माफियाओं का, धनपतियों का, उद्योगपतियों का एक दौर रहा, जिसमें उनका उद्देश्य कोई लोगों का भला नहीं होता था। उनका उद्देश्य होता था कि लोगों को लूटो, केवल पैसा कमाना उद्देश्य होता था, और लूट करके अपना जो एम्पायर खड़ा करने की जो इच्छा थी,
जो नई पॉलिटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए नए पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, वो जो बहुत क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ग्राउंड पे भी काम किया, ऐसे पॉलिटिकल लोग जो मैं देखता हूँ हर पार्टी के अंदर नौजवान पार्टिसिपेट कर रहा है। गर्ल्स भाग ले रही हैं राजनीति में, लड़कियाँ तो राजनीति को बहुत ख़राब मानती थी, आम परिवार की, किसी बड़े परिवार की लड़की तो होती थी राजनीति में। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आने वाला समय जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पर हम बात आज कर रहे हैं वो बहुत हाईटेक पॉलिटिक्स का समय होगा, और जो ग्राउंड पे भी काम करेंगे और जो इस देश के अंदर भारत विश्वगुरु कैसे बने और टेक्नोलॉजी पे भी काम करेंगे, ऐसे नौजवान आएंगे। और आने वाले समय में जो भारत विश्वगुरु बनने की कल्पना जो की गई थी उसी के आधार पे संभव होगा। जो बीच का 25-30 साल का, हालांकि ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएगा, उद्योगपति भी राजनीति में आएंगे जिनको कोई पता ही नहीं है, जो लूटने के लिए वो भी आएंगे, लेकिन जिस तरह का एक सिस्टम बना है और इसमें जो जिस तरह से मीडिया एक्टिव हुआ है उसके द्वारा इस तरह के लोगों को तुरंत पकड़ लिया जाएगा, तो लोग कहीं ना कहीं इमेज बचा के काम करेंगे। और इसी से मुझे लगता है कि भारत विश्वगुरु होगा और देश का जो भविष्य है वो हम लोग आज जो देखते हैं कि जो विश्व की महाशक्तियाँ, चाहे अमेरिका है, चाहे जर्मन, ब्रिटेन है, हम उनसे आगे निकल जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे देश की राजनीति बदलने वाली है, छात्रों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है और समाज के दूसरे दूसरे वर्ग का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। यहाँ तक कि जो तकनीकी विकास हुआ है उसके साथ हमारी राजनीति जुड़ रही है, हम विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा आपका विश्वास है। लेकिन मैं यहाँ एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो राजनीति है उसमें जब चुनाव आते हैं, जब चर्चा होती है, तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और इस तरह के सामाजिक मुद्दे गौण हो जाते हैं और किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे पर वो वोटिंग हो जाती है और इसकी चर्चा नहीं हो पाती। राजनीति में ये मुद्दे अपनी जगह नहीं बना पाते। क्या आप संभावना देख रहे हैं कि ये मुद्दे आने वाले समय में जगह बनाएंगे? देखिए, ये पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। अब एक चेंज है बहुत बड़ा। आज लोग देखते हैं कि मेरे लिए किसने क्या किया, मेरे क्षेत्र के लिए क्या डेवलपमेंट हुआ, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। उस चीज़ पे जो मैं बताया ना कि जो यूथ है वो हर चीज़ की कैलकुलेशन कर रहा है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, जो तमाम शराब, दारू, पैसे सब कुछ बांटने के बाद, तमाम तरह के प्रलोभन देने के बाद भी जमानतें जब्त हो रही हैं, हार जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण यही है। क्योंकि जो लोकतंत्र में जिस तरह से अवेयरनेस आई है और लोकतंत्र भारत का मजबूत हुआ है, तो जो यूथ कभी वोट नहीं डालता था, ये होता था कि शहर में लोग वोट नहीं डालते, या गांव में भी जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो ये मानते थे कि पॉलिटिक्स एक ख़राब बात है और हम को इससे कोई लेना देना नहीं है, और वोटिंग नहीं करता था। अब यूथ एग्रेसिव होकर के बहुत मजबूती के साथ पोलिंग करता है, बल्कि जो लोग परंपरागत रूप से वोट डालते थे गाँव में, जिनको ले जाते थे, वो पिछड़ रहा है। तो जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है और जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो जब अपना नेता चुनता है तो कम से कम वो ये देखता है कि ये मेरे करीब है कि नहीं, मेरे लिए काम कर सकता है कि नहीं। तो वो मुद्दे कभी गौण होने वाले नहीं है। ये बात सही है कि चुनाव में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें लोग कर देते हैं कि ध्यान भटक जाए, लेकिन उसका असर अब मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 20% बचा है, 80%। और आने वाला जो ये चुनाव होगा, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर भारत की राजनीति बहुत तेज़ी से बदल रही है और एकदम बदल जाएगी। और ये गुंडे माफियाओं का, जो लोग इलिटरेट थे, जिन लोगों को धनपति या जो लोग भूमाफिया इस टाइप के लोग जो थे, जिन्होंने लोकतंत्र को, हमारे को बदनाम करने का काम किया था, उनका पूरी तरह से खात्मा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, शिक्षा नीति बदली है, नई शिक्षा नीति आई है। इसके अलावा एक सोच आई है कि रोज़गार, शिक्षा को रोज़गार से इस तरह से जोड़ा जाए कि जो जितना काबिल है उसको पहले ही उसकी प्रतिभा को पहचाने और उसके हिसाब से रोज़गार उन्मुख शिक्षा, इसको बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें अब तक कितना सफल हो पाए हैं और आगे की क्या योजना है? देखिए, नौजवान जो पढ़ा लिखा है उसको तमाम तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर के बड़ी इंडस्ट्री लगा सकें। किसान है, उसके लिए डेयरी उद्योग लगाने के लिए जिस तरह से छूट और सब्सिडी दी गई है, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी। तो इससे क्या कि पूरे देश का, पहले क्या था कि केवल हम लोग नौकरी पर डिपेंड थे, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नौकरी देने वाले बने, रोज़गार, अपना बिजनेस करें। जो हमारे परंपरागत, जो हमारे
उद्योग थे वो कहीं ना कहीं गौण हो गए। गाँव में हर गांव की एक संरचना होती थी कि वहाँ पे हर वर्ग के व्यक्ति होते थे और पूरे गांव को पूरे अपने आप में इकाई होती था। तो उसी चीज़ को हम लोग, जो भारतीय संस्कृति में कभी भी लोग गरीब नहीं रहे, कोई अभाव में नहीं रहा, कोई भूखमरी का शिकार नहीं हुआ और गांव के अंदर रहकर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो उसको बड़े स्केल पे हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब उसको जिस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हमने थीम ली है उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से, और उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसके लिए लोन दे रहे हैं, उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, तो उससे करोड़ों नौजवान जुड़ा है, उसको रोज़गार मिला है, रोज़गार देने वाला बना है। और जब तक नौजवान सेल्फ डिपेंड नहीं होगा, मैं समझता नहीं कि वो देश की कोई तरक्की हो सकती है किसी की भी। तो लोगों को रोज़गार मिला है, लगातार लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं, लगातार इंडस्ट्री जिस तरह से ख़ास तौर से मेरे प्रदेश के अंदर लोग निवेश कर रहे हैं। कोई लोगों ने उत्तर प्रदेश से उम्मीद छोड़ दी थी जो क्राइम के कारण, करप्शन के कारण, पॉलिटिकल लोगों की जो सोच थी कि लोगों का शोषण करो, रंगदारी के कारण आज एक माहौल बदला है और पूरे देश के अंदर माहौल बदला है। जो हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरह से बिजली जो 24 आवर है, तमाम एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, तो एक देश के अंदर बाहर के लोग भी और हिंदुस्तान के जो लोग थे जो एक सीमित दायरे में कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मानते थे, तो ये सब कारण ऐसे हैं कि जिससे नौजवान भी सेल्फ डिपेंड हुआ है, नौजवान अपना काम कर रहा है छोटा छोटा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोच के साथ इस देश के अंदर एक छोटी छोटी चीज़ें जो कोई कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, उन पे जो काम किया है, लोग अब कितना आश्चर्य की बात थी कि देश में करोड़ों लोगों के पास मकान ही नहीं था। लोग ऐसे ही खुले में कहीं रेलवे स्टेशन पर अपना समय व्यतीत करते थे, उन सबको मकान देने का काम हुआ। बहन बेटियां खुले में जाती थी, उनको शौचालय देने का काम हुआ। और जिस तरह कोरोना के अंदर काम किया गया, तो ये कम से कम एक सोच, लोग आज राजनीति में अगर भरोसा बढ़ा है तो देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके कारण पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोगों पे दोबारा जो विश्वास लूटना शुरू हुआ है लोगों का, और पॉलिटिकल लोगों की इमेज जो सुधर रही है, पूरी तरह मैं नहीं कह रहा सुधरी है, लेकिन काफ़ी लोगों को भरोसा हुआ है। माननीय योगी जी के आने के कारण लोगों को लगने लगा कि लोग तपस्वी हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। पहले क्या था, रोज़ रोज़ नए नए घोटाले होते थे, तो लोगों को लगता था, नफरत पॉलिटिकल लोगों से हो चुकी थी और लगता था कि इन लोगों को जो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से देश के अंदर एक उबाल था। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, तो पूरा देश आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति, इसलिए आज पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी एक लंबे समय के बाद। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर वन साइड जो बहुमत मिला है, या दूसरे स्टेट्स के अंदर भी अब कहीं भी जो गठबंधन की सरकारें हैं मैक्सिमम नहीं बन रही हैं। जनता एक तरफा अपना मत देती है, जिसको भी वो पसंद करती है, और उसके आधार पर काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में जो पॉलिटिक्स है, उसका एक नया चेहरा दुनिया के सामने आएगा, और भारत उसी आधार पे, जो खास तौर से जो नई जनरेशन है, जो लोग राजनीति में आकर के सेवा करना चाहते हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि जो व्यक्ति की पीड़ा, अंतिम व्यक्ति की पीड़ा, जो अन्याय है वो दूर हो, इस तरह के लोग, ग्राउंड के लोग राजनीति में आए हैं। और जो इस तरह के लोग थे जिनका राजनीति से मतलब नहीं होना चाहिए, केवल अपने धंधे को बचाने के लिए, अपने आप को जेल से बचाने के लिए, अपने गलत काम को रोकने के लिए केवल राजनीति में पैसे का इस्तेमाल करके आते थे, उनका समय समाप्त हुआ है। और यही स्वस्थ लोकतंत्र जो है भारत को मजबूत करेगा, और भारत विश्वगुरु इसी के आधार बन सकता है। जी, आपने अपनी सरकार की और अपनी पार्टी की तरफ से जो पहल की गई सैद्धांतिक रूप में, उस ओर ध्यान दिलाया और ये कहा कि पहले के मुकाबले अब राजनीति में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ जुड़ रहे हैं। पर कुछ एक बातें ऐसी भी हैं जिससे कि जनता खुद को परेशानी में भी महसूस करती है आप ही की सरकार में। जैसे महंगाई को लेकर के आम जनता परेशान है, पेट्रोल डीजल का भी लंबे समय से लोग परेशान रहे और आपकी सरकार ने अभी रियायत भी दी है। और इसके अलावा दूसरे राज्य सरकारें भी ऐसा करें, ऐसा माहौल आपने बनाया है। एक किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, इतना लंबा आंदोलन दुनिया में कहीं नहीं चला, लेकिन ये आपकी पार्टी से भी लोग बोल रहे हैं कि किसानों को, किसान का जो आंदोलन है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो आप इन मुद्दों को, जिसको लेकर के कि जनता बेचैन है, इसको ख़त्म करने के लिए आप कौन सी पहल करने वाले हैं, या कि इसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, आंदोलन कहाँ चल रहा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। जो बॉर्डर पे है वहाँ जाके आप देखिए स्थिति क्या है। ये सब लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो लोग बॉर्डर के अंदर कर रहे हैं, और किसानों को, भोले भाले किसानों को बहका करके उनको शुरू में मिसगाइड किया। आज किसान समझ चुका है, धारा 370 का विरोध करने वाला कभी किसान हो सकता है? वो किसान के मुद्दे की बात नहीं कर रहा। लोगों को पकड़ करके हाथ पैर काट के लटका देना, अभी जो वहाँ हुआ है किसानों का जो नहीं, सिंगू बॉर्डर पे तो हुआ ही है,
जो अभी पीलीभीत में हुआ है वो क्या हुआ है? वो गाड़ी से रौंदने वाली घटना की बात आप कर रहे हैं? नहीं, वो क्या हुआ है? अगर उसकी सच्चाई को हम कहें तो कहना नहीं चाहता इस देश में। उसको जिस तरह तलवार लेकर के भगे, वो किसान ऐसा काम कर सकता है? जो किसान अपने पैर के नीचे चींटी ना आ जाए उसका ख्याल करता है, वो किसी को डंडों से पीट के मार देगा क्या? जिस तरह से वो बिना वजह लोगों को मारा गया और फिर कहा गया कि गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया और हत्या कर दी गई गोली मार के। वो सब खालिस्तानी जो टी शर्ट पहने हुए थे भिंडरवाला की, उन्होंने गोली मारी है। इसकी जांच हो जाए ना, पता चल जाएगा। तो पूरी तरह से लाल किले यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ जस्ट कि जांच भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, डबल इंजन की सरकार है, फिर दिक्कत क्या है? नहीं तो जांच चल रही है ना। हम किसी को गलत जेल भेज दें वो भी गलत है। जांच है हमारा। हम पहले ही आपको इस दावा कर रहे हैं कि ये सारे का सारा जो लाल किले में अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए, लाल किले पे चाहते थे कि 100-200 लोग मारे जाएं पुलिस की गोली से और दोबारा से पंजाब के अंदर आतंकवाद पनप जाए, देश में अशांति हो जाए, तो वो किसानों के भीष में आए थे और ये इतना बड़ा पूरे देश के किसानों में उबाल आ जाए। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के जो अपना उनका विजन था और जो उनकी सोच थी, उसके कारण इतने बड़े हम संकट को देश से टाल पाए। इसी तरह से जब यहाँ कामयाब नहीं हो तो उन्होंने वहाँ शुरू कर दिए जाके। जिस तरह से गाड़ी पे दौड़े हैं, क्यों दौड़ रहे हो भाई बिना वजह? क्या रीज़न है? उसके बाद वो गाड़ी पलट जाती है और उसके बाद उन्हीं के लोग वहाँ लोगों को मार देते हैं और वो फिर बवाल किया जाता है। वहाँ भी ये था कि गोली चले, इस तरह पीट पीट के मारा गया था। और वहाँ भी अगर यहाँ कामयाब नहीं हुए तो वहाँ दंगा हो जाए और पूरे देश को जलाने का मौका मिल जाए। ये पूरे देश के अंदर जो ताकतें हैं, कुछ पार्टियाँ ऐसी थी जो केवल आतंकवाद को, कश्मीर में जो अलगाववादी थे उनको फंडिंग करती थी और बहुत मोटा पैसा दिल्ली से जाता था और उसमें 20% दे करके 80% अपने पास रखने का काम करते थे। उनकी सबकी दुकानें बंद हुई हैं। किसानों के लिए जितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो भाजपा ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। एक काम कोई गिना नहीं सकता। किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सोयल हेल्थ कार्ड की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, नीम कोटेड यूरिया की बात हो, एक चीज़ है क्या? जितना हम लोग सब्सिडीज दे रहे हैं कृषि यंत्रों पे और जो हम लोग जो किसानों की आय बढ़े उसके लिए जो बीज है उसको उन्नत करने की जो लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं, जैविक खेती पे जो हम लोग काम कर रहे हैं कि देश के अंदर हम लोग ऐसा अनाज उत्पन्न करें जो देश के लोगों को बीमारियों से बचा सके। कैंसर जैसी घातक बीमारी जो पेस्टिसाइड से हो रही हैं उनको रोकने के लिए देश के अंदर इतना बड़ा काम चल रहा है पिछले 7 साल की सरकार में कि पूरा देश, मैं तो खुद किसान हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, सरप्राइज करते हैं किसान, वो गर्व करते हैं। एक भी किसान में विधानसभा बिल्कुल जो हाँ ये आंदोलन चल रहा है उसके पास है, एक किसान नहीं आया। ये केवल लोगों को पैसे देकर लाया गया। शुरू में कुछ किसान भावनात्मक है, अब वो इतना मैं क्या कहूँ उसके लिए, इतना ज़्यादा छोटी सोच का व्यक्ति है जो राकेश नाम का व्यक्ति है कि हम वहाँ थे नहीं और हमारा नाम लगा दिया उसने। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। ये लोग देश के अंदर बवाल कराना चाहते हैं और किसी भी तरह जब कामयाब नहीं हुए तो आज जनता उनको छोड़ चुकी है और पूरे देश का किसानों को मंडियों से मुक्ति दिला दी। किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, गलत है क्या? कृषि जो 3 बिल हैं 1993 में आदरणीय प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी से माननीय जो टिकैत थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने इन बिल की मांग रखी थी और जब ये बिल पास हुए थे तो इसी राकेश टिकैत का बयान था कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया, पूरी दुनिया ने देखा। अब कौन सा बवाल आ गया इसे? ये बेईमान लोग हैं, इनको तमाम अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से फंडिंग हुई है। इसकी जांच भी चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग शिक्षकों के पीछे होंगे। ऐसे लोगों को जनता नफरत करती है इस देश की। जिस टाइम लाल किले का कांड किया था उस दिन पूरे देश को इनसे नफरत हो चुकी थी, लेकिन किसानों के बीच में है। किसान के जी आप कह रहे हैं कि जो आंदोलन के रूप में गतिविधियां चल रही हैं देश में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास के काम हो रहे हैं, लोगों को जोड़ने के काम हो रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये गतिविधियां हैं। आप कह रहे हैं 3 कृषि कानून जो है किसानों के हक में है, किसानों के पक्ष में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। मैं फिर से लौटता हूं उस विषय पर कि राजनीति को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए क्या आपने जितनी बातें बनाई वही सिर्फ बाधा है, या कि सरकार का कोई एरोगेंस जनता को साथ? नारा तो आपका है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा है, लेकिन इस नारे के साथ क्या भारत में अमीर और गरीब की खाई घटी है या बढ़ी है? ये कैसे ठीक होगा, ये अगला सवाल आपसे। देखिए, उस खाई को पाटने के लिए जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मंत्र था अंत्योदय का, जो उनका सपना था उसे पूरा करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं
उन्हीं अंतिम व्यक्ति के लिए मकान बनाया गया है, उन्हीं के लिए शौचालय बने, उन्हीं को फ्री मान वितरण किया गया। कोरोना जैसी महामारी से उबार करके उन करोड़ों करोड़ लोगों को बचाया गया है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जितना ज़बरदस्त काम हुआ है, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, ये तमाम चीज़ें ऐतिहासिक हैं और देश बदल रहा है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है, मैं नहीं कह रहा। कोरोना जैसी महामारी नहीं आती तो पूरी दुनिया डरी हुई थी कि भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। और भारत के लोग आज, सबसे बड़ी बात ये है, अब जो लोग जो देश के अंदर ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते थे किसी कारण से, आज लोग राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत हैं, देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत हैं। और पूरे देश के अंदर आप देख नहीं रहे कि कैसे कैसे हाईवेज बन रहे हैं। आप लोग अभी मेरठ जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाते हैं। तो देहरादून 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। मुंबई के लिए रोड, एक्सप्रेस वे, तमाम पेरिफल वे, ये कोई सोच सकता था कि इस तरह की सड़कें बनेगी पूरी। एक आखिरी सवाल आपसे कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है, राजनीति में आज जिस तरह से बदलाव हुआ है, देश के अंदर वातावरण बदला है, जो लोग भारत माता के लिए अपने प्राण देना चाहते हैं, गरीब आदमी के लिए काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका रुझान राजनीति की तरफ हुआ है। और यही सबसे बड़ा जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, ये उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी भूमिका उसी नौजवान की होगी, उन्हीं लोगों की होगी जो राजनीति को अपना पूजा मान करके, भगवान की पूजा इबादत मान करके राजनीति कर रहे हैं इस देश के अंदर। कि एक एक व्यक्ति जो भगवान है, मुझे उसकी सेवा करनी है, जो मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, मैं उसके संकट को कैसे दूर करूँ, उसको जो अन्याय है, जो शोषण है, उससे कैसे मुक्त दिलाऊँ और उसकी तरक्की कैसे हो। और जो तमाम चीज़ें जो सरकार कर सकती है देश के लिए भी और लोगों की भलाई के लिए, उन सारी जो सिस्टम है और जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस पर वो नौजवान किस तरह से दबाव बना करके जनता को लाभ दिला सके। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि 5 साल अभी बदला है, काफ़ी चीज़ बदली है, 70% पॉलिटिक्स बदली है। और उस बदलने के कारण लोगों का विश्वास दोबारा से इस देश के पॉलिटिकल लोगों पर हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का देश है नहीं, दुनिया में जाते हैं तो लोग उनके लिए नारे लगाते हैं। कभी नहीं था, लोग नफरत करने लगे थे, नेताओं को भीड़ प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके लानी पड़ती थी। वो संकट जो राजनीति में आया था और ये लगता था कि डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी और देश के अंदर कहीं ना कहीं गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। और लोगों ने कोशिश की, दूसरे लोगों ने सीए के नाम पे, किसानों के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे करते हैं। तो ये जो राजनीति बदली है, और जो मुझे दिखाई देता है कि आने वाले 5 साल के अंदर जिस तरह का नौजवान, जिस तरह के लोग जो राजनीति को अपना इबादत मानते हैं और ये सोचते हैं कि एक एक व्यक्ति जो मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, जो चुने हुए लोग हैं वो, या जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं वो, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ऐसे लोग जब देश के अंदर आ रहे हैं और वो 5 साल के अंदर सारा देश का एक सिनेरियो बदल जाएगा। और उसी सिनेरियो के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारत शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी और टेक्नोलॉजी हर फील्ड में नंबर 1 होगा और भारत विश्वगुरु उसी के कारण बन सकता है और बनेगा हर हाल में। हमारे साथ बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हैं। आपको पूरा विश्वास है कि राजनीति बदलनी शुरू हो चुकी है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स चल रही है और 70% से ज़्यादा नौजवान इसी मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इनकी भागीदारी बढ़ेगी और जितनी बातें जो जनहित के सरोकार के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह, इन सब मुद्दों को लेकर के राजनीति बढ़ेगी। राजनीति को इबादत की तरह लोग पूजा अर्चना की तरह लेंगे और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसा नंद किशोर जी का कहना है। आईपा के मंच पर, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के मंच पर, जिसका कि यही मकसद है कि कैसे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को बढ़ाया जाए। आप सबका आपका इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत आभार जी। और जो आपको देख रहे हैं, सुनेंगे, मैं उनका भी शीश झुका कर अभिनंदन करता हूँ और अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि वो देश के अंदर पॉलिटिक्स जो है घर से शुरू होती है। घर को भी अगर व्यवस्थित रखना है तो चाणक्य ने कहा है कि वहाँ भी राजनीति है, कैसे किसको कैसे क्या काम देना है। तो पूरे देश के अंदर, देश हमारा अपना परिवार और घर ही है, पूरे देश के अंदर जो अच्छे नौजवान हैं वो आगे आएँ और देश को संवारने का काम करें जिससे भारत विश्वगुरु बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।